नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। शशांक जी, दिल्ली में कॉकरोचों के आंदोलन का क्या हुआ वो तो हमने देखा, लेकिन लखनऊ में जाकर इन्होंने धरने पर बैठे स्टूडेंट्स के प्रदर्शन में भी घुसपैठ करने की कोशिश की और सुना है कि वहां से मार मार कर भगाए गए हैं वो कॉकरोच जो अभी अभी विदेश से आए थे। बिल्कुल अंजू जी, कहा जाता है कि आप रशिया को विंटर्स में और भारत को समर्स में कभी अटैक नहीं कर सकते। इन्होंने जो जो दिल्ली में किया वही पुणे में किया और अब वही यूपी में जाके करने की कोशिश कर रहे थे। लखनऊ में जिस तरीके से ये गए, पूरा अनाउंस करके कि हम जा रहे हैं लखनऊ, तैयार रहना मेरे लिए, जैसे यूपी की जनता खड़ी है कि भाई योगी बहुत खराब काम कर रहे हैं, हम आपके साथ रहेंगे। और ये वहां पहुंच गए तो कुछ तो डाउट था कि इतने लोग कैसे आ जाएंगे इनके साथ। तब पता चला कि अच्छा वहां पे तो एक ऑलरेडी विरोध हो रहा था, एक मतलब जेन्युइन विरोध हो रहा था जिसके लिए प्रॉपर परमिशन लिया गया, पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया एक्सेट्रा, जो होता है कि सिविल विरोध हो सकता है, वो हो रहा था। और ये कोशिश कर रहे थे कि हम उसमें जाएं, किसी तरीके से स्टेज हथिया लें, माइक छीन लें, अपनी बातें कर लें, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें, एआई के साथ वीडियो चला दें और अपना काम हो जाए। लेकिन अंजू जी, मानना पड़ेगा लखनऊ की जनता को, उन्होंने इनको घास नहीं डाली। ये मांगते रह गए, ना इनको माइक दिया गया, ना इनको स्टेज दिया गया, ये बिना माइक के ही बोलना शुरू कर दिया। और कोई भी चीज उस मुद्दे से रिलेटेड है जिस विषय पे वहां बात हो रही थी, वहां बात हो रही थी कुछ और, लेकिन ये अपने माइक में क्या बोल रहे थे, या बिना माइक के जो जो अभिजीत बोलना कोशिश कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष है, कह रहे हैं कि अरे अधिकार है सबको विरोध करने का, अगर विरोध नहीं किए होते, माइक नहीं मिला होता, स्टेज नहीं मिला होता तो हमको स्वतंत्रता नहीं मिलती, अगर इमरजेंसी के खिलाफ हमको माइक नहीं मिलता तो हम लोकतंत्र के लिए कैसे लड़ते। तो जरूरी है कि सब लोग अपनी बात करें इस तरीके से। लेकिन जो वहां छात्र और टीचर थे प्रोटेस्ट पे, उनका साफ था कि हमको इसको पॉलिटिकल नहीं बनाने देना है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं चाहते। उन्होंने साफ कहा कि हम किसी भी कॉकरोच को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे। कॉकरोच पार्टी का तो कोई जनाधार है नहीं, ना ही कोई आइडियोलॉजी है, उत्तर प्रदेश में तो कुछ है भी नहीं इनका, तो सपोर्ट कैसे मिलेगा। सपोर्ट करने के लिए आए कौन उनकी तरफ से, तो आयसा वाले लोग को और जितने भी लेफ्ट पार्टी के जो स्टूडेंट विंग है उनको बुला लिया, जो अराजक तत्व होते हैं, जिन्होंने दिल्ली और पुणे में आजादी के नारे लगाए, जय भीम के नारे लगाए, जिन्होंने कहा कि मुर्दाबाद आरएसएस। तो ये तो मतलब बेसिकली आप ऐसा कुछ कह ही नहीं रहे हो कि आपको मतलब रियल विषय से मतलब है, आपको तो है कि सिर्फ राजनीति किसी तरीके से चल जाए, क्योंकि सोशल मीडिया में ट्रेंड हो गया एक शब्द कॉकरोच, तो आपने पार्टी रजिस्टर कर ली, आपने उसका ट्रेडमार्क करा लिया, आपको कुछ पॉलिटिकल नेता के सपोर्ट मिल गए और अब आप कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको भजाया जाए। लेकिन जन समर्थन कहां से लाएंगे, जन समर्थन तो नहीं आएगा। लेकिन आप ये सोचो कि ये लोग जेनजी को भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस देश के जेनजी के जो जेन्युइन आंदोलन है उसमें घुस घुस कर अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा था कैसे लोग आए थे, आप याद कीजिए कि किस किस तरह की मांगे उठा रहे थे। आधे से ज्यादा को तो नीट क्या है ये भी नहीं पता था और वहां पर उमर खालिद के समर्थन में नारे लग रहे थे, वो उनका हीरो है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरअसल ये है क्या। और वो लद्दाख वाला सोनम वांगचुक, वो किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहा था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला के दोबारा जाना चाहता है अंदर। अंजू जी, जब होता है ना कि आपकी जड़ें मजबूत ना हो तो आप लतंगे की तरह हर जगह लटकना चाहते हैं, ये वैसे हैं, इनकी जड़ें नहीं है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी इनको सपोर्ट कर रही थी, अब सपोर्ट करना बंद कर दिया है, एटलीस्ट डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो दिल्ली में हुआ बिल्कुल सही बात है, दिल्ली में तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो इनके पास है, और वहां तो इनका मेन आम आदमी पार्टी और बीजेपी और ये सब की बातें होती रहती है। वहां पे उन्होंने जो शुरू किया, 150 लोग नहीं आ पाए गिन के, प्रोपोगेंडा जो था वो भी क्लियर हो गया। इनफैक्ट जो लेफ्ट के पोर्टल्स के जो जर्नलिस्ट लोग हैं, सो कॉल्ड इस्लामिस्ट जर्नलिस्ट बोलता हूं मैं उन लोगों को, उनको बोलना पड़ गया कि अरे 150 लोग 200 लोग आए थे मुश्किल से, बाकी तो जर्नलिस्ट थे, कहाँ इनके मिलियंस और उसमें फॉलोअर्स हैं और सड़क पे कोई दिख नहीं रहा है। तो ऐसे लोग जब इकट्ठा होंगे एक जगह अंजू जी, तो क्या मांगे उठाएंगे, मांगे तो कोई स्पष्ट है नहीं। किसी ने पूछा इनसे कि अगर मान के चलो आप बोल रहे हो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो अगर इस्तीफा दे दे तो फिर क्या, नहीं तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, कैसे अच्छी होगी। वो जर्नलिस्ट कम से कम दिल्ली में 20 बार पूछा कि कैसे अच्छा होगा, अगर इस्तीफा दे दिया उसके बाद क्या होगा, बता ही नहीं पाए, क्योंकि कोई है ही नहीं प्लान।
मतलब अगर मैं कहूं कि मान के चलो अंजू जी आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप पूछोगे ना मेरे से कि अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है, क्या लगाना चाहिए मुझे? बिल्कुल। मैं बोलूंगा नहीं नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई, आपको अल्टरनेट देना पड़ेगा। यही पॉलिटिक्स होता है और यही राजनीति होता है, यही सोशल भी एस्पेक्ट भी होता है। तो इनके पास वो तो कुछ नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, जो युवा वर्ग है उसको भड़काने के लिए, भटकाने के लिए सारे मामले उठा दिए, उमर खालिद वाला हो, ये हो वो। और इनके जो स्पोक्स पर्सन है, आप वो भी देखिए, 3 स्पोक्स पर्सन इन्होंने एंगेज किए, उसमें से एक स्पोक्स पर्सन ध्रुव राठी का लिखता है। ध्रुव राठी क्या बोलेगा टेलीप्रॉम्प्टर में देख के, वो कंटेंट राइटर उनका स्पोक्स पर्सन है। तो ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकती हो अंजू जी, जो अलग अलग कहीं से तार से आ गए, क्योंकि अदरवाइज दाल नहीं गल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टार्टिंग में तो पे ट्रेंड बहुत चल गया, अब वो पैसे तो खत्म हो गए, अब तो ट्रेंड नहीं हो रहा है, अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई भौकाल हो गया। तो कॉकरोच जनता पार्टी के कोई भी पोस्ट पे लाइक्स ही नहीं जा रहे ट्विटर पे, तो उसको लाइक्स कैसे कराया जाए? मेरे पास तो स्क्रीनशॉट्स हैं। एक बंदा है सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी का मिनिस्टर था दिल्ली में, ठीक है, वो हर पोस्ट को अलग से कोट करके लिख रहा है कि जैसे मतलब किसी ने डाल दिया ना कि एआई इमेज है 150-200 से ज्यादा नहीं होंगे, उसमें लिख रहा है कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी वाले ऐसा बोल रहे हैं, असली में ऐसा नहीं है। वो हर पोस्ट को आगे बढ़ा रहा है क्योंकि एज अ मिनिस्टर उसके पास काफी ज्यादा फॉलोअर्स थे। तो ये तो समझ में आ गया। और दूसरी बात, इनके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली और पुणे में, देखिए लखनऊ को साइड रखते हैं, इससे पहले दिल्ली और पुणे में हुआ, तो दिल्ली और पुणे में दोनों में जगह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक सांसद का लेटर हेड पे रिक्वेस्ट जाना पड़ता है। कौन थे वो सांसद? मनोज झा, आरजेडी पार्टी बिहार। क्या रिलेशन है उनका इनसे? एक ही रिलेशन हो सकता है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट को कमजोर करो, और तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, पुणे वाला, अभी मेरे काफी अच्छे मित्र हैं ट्विटर पे, विजय गजेरिया नाम है उनका, फैक्ट चेक करते हैं, उन्होंने निकाला कि वहां कांग्रेस पार्टी के बहुत प्रमुख आदमी ने उनको वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिलाया। वो कांग्रेस पार्टी के आदमी जो राहुल गांधी के साथ स्टेज शेयर किए हुए हैं लखनऊ में। लेकिन ऐसा इनका दाल नहीं गला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ डिफरेंट टाइप के व्यक्ति हैं। वो नो नॉनसेंस वाला उनका चलता है कि भाई जेन्युइन है तो करो, जेन्युइन नहीं है तो वी विल नॉट टॉलरेट। तो इसीलिए देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में लोग भी नहीं थे इनके पास। पुणे में तो इनफैक्ट जो इन्होंने किया, बाद में स्क्रीनशॉट वायरल हो गया अंजू जी व्हाट्सएप ग्रुप के, जिसमें उस प्रोटेस्ट, सो कॉल्ड प्रोटेस्ट के बाद दारू पार्टी चल रही है और ये सब चल रहा है, वो सब बात हो रही है। मतलब सोचिए कि ये लोग इतने अमीर शहजादे लोग हैं कि वो प्रोटेस्ट में 1 घंटा बैठते हैं, गर्मी लगती है तो किसी को 200 रुपए देके बोलते हैं पंखा होको, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पहले दिन हमने देखा सौरभ दास ने करवाया था ये, जो उनका स्पोक्स पर्सन है। और आज उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि इनके पास तो न लोग थे, तो इन्होंने आयशा को किसी तरह से रिक्वेस्ट करके बोला कि आ जाओ। वो भी ज्यादा लोग नहीं आए, क्योंकि आयशा को सपोर्ट करने वाले हैं ही कितने उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में फॉर दैट पॉइंट। और दूसरा कि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि सोशल मीडिया के सामने बाल को उठा के फिल्टर्स लगा के आप तो कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ऑन ग्राउंड तो करने की बात अलग होती है। कोई भी जो चेतना खड़ी होती है, कोई भी जो विद्रोह शुरू होता है, कोई भी जो एक ऐसी बात शुरू होती है जो आपको गलत लग रही है, तो उसके पीछे आपको बताना पड़ेगा कि आपको उसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। आम आदमी पार्टी का ये मुख्य मंत्र मेरे को लग रहा है। तो आम आदमी पार्टी सक्सेसफुल क्यों हुई? क्योंकि उसके पहले जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो अन्ना ने कहा कि भाई बहुत करप्शन है, करप्शन हटना चाहिए। तो अल्टरनेट उन्होंने बताया कि करप्शन को कम करने के लिए आपको लोकपाल लाना पड़ेगा। एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया, उसका मिसयूज करके केजरीवाल ने पार्टी बना ली, जो सक्सेसफुल भी हो गई। तो अब अगर उनको समझ में आ गया केजरीवाल को कि आम आदमी पार्टी विफल हो गई, खत्म हो गई, अब कुछ उसका फ्यूचर नहीं है, तो उन्होंने ये कॉकरोच पार्टी खड़ी कर दी, जो सीजीआई के एक कमेंट को मिसयूज करते हुए, मिसकोट करते हुए उठा लिया इन्होंने, जिसको लेके उन्होंने सफाई भी दे दी। माय पॉइंट इज कि उसको लेके आप क्या अल्टरनेट दे रहे हो? बेसिकली उन्होंने एंटी बीजेपी अपना एजेंडा घोषित कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी का ही वो फ्रंट है। लेकिन शशांक जी, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया ना कि सीजीआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी को इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया और उसी के जरिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। अभी हाल में आप देखिए यूके में क्या हुआ था,
वहां पर सीजीआई के एक भाषण के दौरान किस तरह से लोगों ने उनको हैकल करने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि एक इकोसिस्टम है इस देश में जो कि जुडिशरी से इस वक्त खफा खफा नजर आ रहा है, क्योंकि उनके मनमाफिक फैसले सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ रहे हैं, उनको मनमाफिक राहत वहां से नहीं मिल रही है, और इस तरह से वो जुडिशरी पर इस तरह के आंदोलन करके एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अंजू जी, इस प्रश्न का दो उत्तर है। ठीक है, पहले हम उठाते हैं कि वो कॉकरोच वाला टिप्पणी आया क्यों और सीजीआई ने क्या कहा था एग्जैक्टली। चीफ जस्टिस ने कहा था कि कुछ लोग हैं जो वकालत को नहीं समझते, वो वकील नए नए तो वकालत का डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक टारगेट होता है कि वो जुडिशरी को और पूरे लीगल सिस्टम को किस तरीके से टारगेट करें, चाहे वो मीडिया के थ्रू, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो एक्टिविज्म के थ्रू, चाहे कैसे भी वो टारगेट करते रहते हैं। तो ऐसे कॉकरोचेस से हमको बचने की जरूरत है। ठीक है अंजू जी, मैं कहता हूं आज ऑन कैमरा आपके शो पे कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका जो एक स्पोक्स पर्सन है, जो मुख्य स्पोक्स पर्सन है, उसका नाम है सौरव दास, वो एक्चुअली कॉकरोच है। और वो साबित करता है मुख्य न्यायाधीश ने जो बात कही है उसको। इस सौरव दास को लीगल जर्नलिज्म, ये लीगल का कुछ आइडिया नहीं है, ये प्रैक्टिस कभी इसने जिंदगी में किया नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, ना ही इसको लीगल जर्नलिज्म आता है। देखिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आपको हो सकता है किसी एक जजमेंट से प्रॉब्लम हो, किसी एक ऑर्डर से प्रॉब्लम हो। ये क्या करता है, ये जजेस के खिलाफ जाता है, जजेस को टारगेट करता है। आपको याद होगा अंजू जी, आज से कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी ने अचानक से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ एक स्टार्ट बनाया था। कहां से स्टार्ट हुआ था? क्योंकि ये सौरव दास ने एक्टिविज्म, फेक एक्टिविज्म के थ्रू जस्टिस स्वर्णकांता के बच्चों की डिटेल्स और उनके रोस्टर को उस तरीके से नैरेटिव बनाया था सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक, एंड दिस इज नॉट द ओनली टाइम अंजू जी, आप सौरव दास का हिस्ट्री देखिए, कम से कम आज तक 10-15 ऐसे जजेस होंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, जिसको ये चुन चुन के टारगेट करता है, उनके पर्सनल जीवन में जाता है, उनके तरीके पे जाता है। एक में भी लीगल की बात नहीं होती है, एक में भी कानून की बात नहीं होती है, एक में भी ये नहीं होता है कि कोर्ट कैसे चल सकता है। खाली क्या होती है, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। तो ये है एक्चुअली कॉकरोचेस जिनकी बात हो रही थी, और ये साबित कर रहा है। अब आता हूं दूसरे प्रश्न में आपके, और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम युवाओं का बहुत सम्मान करते हैं, हम इन लोगों की बात कर रहे थे। ठीक है, इनके जैसे लोगों की। दूसरा क्वेश्चन जो आपका कि जो इनको हैकल किया गया है अभी इंग्लैंड में, अंजू जी बिल्कुल बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। भारत सरकार ने ऑफिशियली ये बात उठाई, क्योंकि आप इस देश के सबसे बड़े जज के साथ जो कि ऑफिशियली वहां पर हैं, उनके साथ आप इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी दूसरे देश के कोई इतने बड़े नागरिक अगर हमारे देश आएंगे, तो हम भी अपेक्षा नहीं करेंगे कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो। लेकिन ना सिर्फ दुर्व्यवहार हुआ, उसको सपोर्ट किया कॉकरोच जनता पार्टी के एलिजेड कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल लोगों ने, कि कॉकरोच बोल रहे थे he should have this, इनके स्पोक्सपर्सन ने उसको सपोर्ट किया। ठीक है, और अंजू जी ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जुडिशरी इनको उस तरीके से भाव नहीं दे रही है जिस तरीके का भाव का ये अपेक्षा करते थे हमेशा। कि पहले होता था कि भाई बेंच चेंज करवा दो, करवा देंगे, रात में कोर्ट खोल दो, खोल देंगे, हमारी सुनवाई कर दो, सुन लेंगे, आतंकवादी को छोड़ दो, छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट बंद हो गया है। क्योंकि वो स्पेशल ट्रीटमेंट बंद हो गया है, तो उसकी एक तिलमिलाहट इन लोगों के मन में बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ एग्जांपल्स है, आप देखिए, ये उमर खालिद को बेल दिलाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, यूएपीए का आतंकवादी है, जिसके फेवर में आप कुछ भी बोल दो, कि उसको गांधी बोल दो, पीसफुल बोल दो, कुछ बोल दो, उसके तो ऑफिशियल पोस्ट है जहां पे वो कश्मीर को काटने की बात कर रहा है। ऑफिशियल वीडियोज है जहां पे बोल रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया ने जबरन रूल कर रहे हैं। और 2020 के दंगों में तो उसका नाम है, उसने तो मीटिंग की है जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के ऑफिस में। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ये किस तरीके से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा से बड़ा वकील कर लिया, बैटरी ऑफ लॉयर्स कर लिए टैक्स पेयर्स के पैसे से, लेकिन उसको वो राहत नहीं मिली, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसको इस्तीफा देना पड़ा। हमने देखा तीसरा एग्जांपल कि किस तरीके से ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर थी, बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एंगेज किया, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो। इनफैक्ट एक सीनियर को तो उन्होंने सांसद बना के भेज दिया, मेनका गुरुस्वामी को, कि किसी तरीके से हमारे फेवर में कुछ करवा दो। और क्या था कि एसआईआर की प्रक्रिया रुक जाए, नहीं रुकी। इनफैक्ट एसआईआर की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए और निष्पक्ष बनाने के लिए
उड़ीसा और झारखंड से जजेस को, मजिस्ट्रेट्स को भेजा गया, आप जाके देखिए, और उनको ही एक तरह से उन्होंने हॉस्टाइल बना लिया था वहां पे, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट को कन्वीनियंस लेना पड़ गया अगले दिन। तो ये समय दिखा कि किस तरीके से इनका इकोसिस्टम टूट गया। तो ये जो छटपटाहट है ये बहुत बड़ी बात हो रही है, इसीलिए ये टारगेट इस तरीके से कर रहे हैं। और अंजू जी आप नोटिस करिए इस टारगेट का एक और बात है कि जब भी कुछ होता है तुरंत सोशल मीडिया में ट्रेंड कर देते हैं। ये मैं कहता हूं कि चीफ जस्टिस के एक बयान से हो सकता है आप दुखी हो, लेकिन अगर चीफ जस्टिस को कोई हैकल कर रहा है किसी दूसरे देश में, तो आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? आपको उनके जजमेंट खराब लग सकते हैं, लेकिन क्या आपको चीफ जस्टिस खराब लगेगा कि आपको उसको फिजिकली अटैक करने की बात करो? तो ये वही कर सकते हैं, वही निराशाजनक लोग जो आज कॉकरोच के नाम से चल रहे हैं, जो अदरवाइज लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से इस देश में चलते आए हैं, क्योंकि फ्रंट में इनका चेहरा कुछ भी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नाम से खुद को बेचे, चाहे कांग्रेस के नाम से बेचे, क्योंकि कांग्रेस भी अब मैं लेफ्ट ही मानता हूं, क्योंकि उसमें कन्हैया कुमार जैसा नक्सली है, तो वो लेफ्ट ही हुआ। तो कांग्रेस हो या ये आम आदमी पार्टी हो, कॉकरोच हो, ये सब वही है मोटा मोटी, कोई खास अंतर नहीं। क्योंकि देखिए इन सब के वकील एक हैं, इन सब के आइडियोलॉग एक हैं, इन सब के सर्वोच्च नेता एक हैं, इन सब का जो सोचने का तरीका एक है, सबको वही मुस्लिम परस्त रहना है, तो कोई अंतर नहीं है। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये सब लोग जो है, ये कांग्रेस पार्टी को भी आप आज की तारीख में कम्युनिस्ट ही मानते हैं, लेफ्ट ही मानते हैं। राहुल गांधी की जो कोटरी है बड़ी क्लोज वाली, वो तो लेफ्टिस्ट ही है, जेएनयू के सारे लोग हैं। आप देखो राहुल गांधी ने किस तरह का स्टेटमेंट अभी हाल ही में दिया था। उनका कहना था कि निर्वाचन आयोग तो पूरी तरह नियंत्रित है, 3 साल पहले नियंत्रित था, अब मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त के मैसेज आ रहे हैं। खुफिया सिस्टम यानी आईबी के प्रमुख भी उनको जानकारियां दे रहे हैं, और सीनियर जुडिशरी के लोगों की तरफ से विद्रोह हो रहा है, ये सारी जानकारी उनको मिल रही है। तो ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, एक एफआईआर होनी चाहिए कि इस तरह की बातें बिना सबूतों के वो कैसे कर सकते हैं? क्या सच में मुख्य चुनाव आयुक्त उनको मैसेज भेजेंगे जिनको सुबह शाम गालियां देते हैं? नहीं, जो कितनी गजब की बात है ये, जो कहते हैं पहले तो निर्वाचन आयोग, आप जो लिखे हुए हो ना इसी के बात करते हैं। सबसे पहले निर्वाचन आयोग के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से नियंत्रित है, पहले नियंत्रित था, मेरे को मैसेज आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जिसके अध्यक्ष हैं और बाकी 2 और हैं। आप एक बात सोचिए अंजू जी, आज से 3 साल पहले तक और देश की स्वतंत्रता से लेकर 3 साल पहले तक जो मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता था वो उसको प्रधानमंत्री चूज करता था, के में कोई अपॉइंटमेंट कमेटी कुछ नहीं, सरकार का जिसको मन है वो इलेक्शन कमिश्नर बन गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया। बाद में जब इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर आए कि एक चीफ होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर का 3 लोग का बॉडी होगा, तो तीनों को अपॉइंट कौन करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, सरकार अपॉइंट करेगी। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं था। अब जाकर फाइनली 3 साल पहले से ऐसा हुआ कि भाई आप इसमें किसी एक और को रखिए। तो पहले मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तब तक के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रखिए, और जब आप एक कानून ले आइएगा तो किसी भी थर्ड पर्सन को भी रखिए। तो अब एक नया कानून आ गया जिसके हिसाब से प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, ठीक है। तो पहली बार तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन हुआ है। अंजू जी दूसरी बात कि आज तक जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं इस देश में, कांग्रेस के समय में स्पेशली, सबको क्या क्या पोस्ट दिया गया उनके रिटायरमेंट के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी को आपने मंत्री बना दिया, किसी को आपने राज्यसभा भेज दिया, किसी को आपने दूसरे देश का दूत बना दिया, मतलब आपने सब कुछ वो दिया कि बेसिकली आपके फेवर में वो कार्य करें, और किया भी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो एटलीस्ट दूसरों के घर में पत्थर मारने से पहले एक बार सोचते हैं कि पत्थर वापस भी आ सकता है। जो अब ये कह रहे हैं कि मेरे को मुख्य चुनाव आयुक्त के मैसेज आ रहे हैं, आपने जितनी भद्दी भद्दी बातें की उनके बारे में, जिस तरीके से आपने धमकी दी है, और जिस तरीके से आपने अपने फॉलोअर्स के बीच में जाके धमकियां दी हैं कि उसको देख लेंगे, उसको याद रखना है, उनकी जान पे खतरा है। क्या उनका दिमाग खराब है आपकी तरह कि आपको मैसेज करेंगे? आपका दिमाग तो खराब है, क्या उनका भी दिमाग खराब है? और जो तीसरा बात आप कह रहे हैं, ये सीनियर जुडिशरी की वाली बात, ये वर्ड, ये जो टर्म है ना अंजू जी, बहुत सोच के चुना गया है, सीनियर जुडिशरी। क्योंकि जब हम जुडिशरी की बात करते हैं ना, तो यहाँ लॉयर्स और जजेस दोनों आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन में। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि सीनियर जजेस का मैसेज आया। अगर ये कहा होता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया होता। एक बार अंजू जी याद करिए, राफेल के टाइम में इन्होंने कहा था
कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को चोर कह दिया या कुछ इस तरीके का कहा था। बाद में इनको माफी मांगनी पड़ गई क्योंकि अवमानना का केस हो गया था सुप्रीम कोर्ट में इनके ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने ये टर्म यूज किया सीनियर जुडिशियरी। ये इनको सिखाया गया, कुछ कुछ बातें याद रख लेते, रट लेते। लेकिन अगर इनसे कोई कहेगा कि भाई अगर आपको इतना ही है तो नाम बताइए, नाम होगा तब तो बताएंगे अंजू जी। ऐसा व्यक्ति जिसको इनके पार्टी के, सोचिए इनके पार्टी के इतने बड़े एक आइडियोलॉग बोलूंगा जिसने 2-2 किताबें लिखी हैं और काफी सारे लोग प्रेरणा लेते हैं उनसे, एकदम वामपंथ का एकदम धड़ा और गांधी परिवार से बहुत क्लोज, रामचंद्र गुहा, उसने बोल दिया कि मेरे को राहुल गांधी से कोई अपेक्षा नहीं है। उसने कह दिया कि मेरे को राहुल गांधी में कोई फ्यूचर नहीं दिखता। उसने कह दिया कि राहुल गांधी के इसका कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तो सोचिए कि शिप का कैप्टन अकेले कब तक शिफ्ट होएगा जब उसके सारे लोग उतरते जा रहे हैं। अब देखो ये जो अभी मीनाक्षी नटराजन का मामला हुआ, जब उनकी सदस्यता, उनकी वो जो नामांकन था रद्द हो गया राज्यसभा के लिए जो उन्होंने भरा था, उसके बाद भी तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया तो किस तरह से बिफर गए थे अभिषेक मनु सिंघवी, किस तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे क्योंकि मनमाफिक फैसला नहीं आया ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये कारण हो सकता है। आप समझिए कि ये जो मीनाक्षी जी का जो मामला है कि वो मध्य प्रदेश से उनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए उनकी पार्टी के द्वारा, और वो चुन के नहीं जा पाई क्योंकि उनके एफिडेविट में जो उन्होंने फॉर्म भरा था उसमें कोई दिक्कतें थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए। देखिए, मैं बाद में आता हूं मेरिट पे, पहले रहते हैं रूल्स पे। आप एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ थेथरई है, हमारे मिथिला में बोलते हैं थेथरई करने वाली बात, सिर्फ थेथरई है। आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी कि आपने वो फॉर्म पूरा नहीं भरा। अंजू जी, आप बैंक में जब अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो भी आपको हर फॉर्म में हर ब्लैंक भरना पड़ता है। बिना ब्लैंक भरे आप कैसे बोल दीजिएगा कि आप मुझे बैंक अकाउंट खोल दीजिए। तो ऐसे ही 2013 का एक सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को जो असेंबली में जा रहा हो या पार्लियामेंट में जा रहा हो उसको अपने फॉर्म का सारा डिटेल भरना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग, पॉइंट ए से पॉइंट जी तक। आप छोड़ नहीं सकते। कल को आप ये नहीं कह सकते हमको पता नहीं है, सीधा हिसाब, ये क्लैरिटी होनी चाहिए पहली बात। तो इन्होंने वो काम नहीं किया। ठीक है, इसके बाद जब ये हो गया और इनका डिसमिस हो गया और इनका रिजेक्ट हो गया और इसकी वजह से भाजपा जीत गई, जो सोचिए भाजपा को जीतना नहीं था वहां पे भाजपा जीत गई। तो टेक्निकली अगर भाजपा जीत गई और वो राज्यसभा के सांसद बनने वाले थे तो आप क्या करते? आप लॉ से चलते। आपके पास बड़े बड़े वकील हैं जो कि राज्यसभा के आपके सांसद हैं, क्या अभिषेक मनु सिंघवी हो राज्यसभा के इनके अपने सांसद, या फिर कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के तो नहीं है लेकिन कांग्रेस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और वो भी इनके सांसद ही हैं, और इसके अलावा कई और सांसद हैं। तो इनको उनका हेल्प लेके सीधा करना चाहिए था कि आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करना चाहिए था, क्योंकि संविधान में उसके भी प्रोविजंस हैं कि भाई अगर किसी को इलेक्शन को लेके डाउट हो, इलेक्शन रिजल्ट को लेके डाउट हो तो आपको क्या करना है। लेकिन नहीं, ये तो क्या है कि हमारा हमेशा से करते आए हैं तो हम यही करेंगे। ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर दिया इन्होंने आर्टिकल 32 में। अंजू जी, पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ क्यों ऑर्डर दिया। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट हुआ है, यानी मौलिक अधिकार अगर आपके वायलेट हुए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। क्लियर है? लेकिन इलेक्शन लड़ना फंडामेंटल राइट है ही नहीं। इलेक्शन लड़ना एक स्टैट्यूटरी राइट है कि आप, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को चुनाव लड़ना है या वोट देना है तो होता है ना कि 18 साल से ऊपर होगा तो वोट दे सकते हैं। वोट तभी दे सकते हैं जब वोटर आईडी हो। 21 साल से ऊपर होंगे तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। 25 साल से ऊपर होंगे तो इस टाइप का अलग अलग चीजों का वो है। तो स्टैट्यूटरी राइट है। तो आप 32 में सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए? पहला प्रश्न ही यही उठाया इलेक्शन कमीशन ने, और सामने वाले कैंडिडेट ने जो जीत गया। तो बेसिकली मेंटेनेबिलिटी ही ये आगे नहीं बढ़ पाए। अंजू जी, आप शॉक रह जाएंगे कि इसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके वकील खड़े थे उन्होंने क्या बोला। पता है क्या बोला इन्होंने बोला वो बात तो ठीक है लेकिन हमारे को आप एक्सेप्शन में ट्रीट करके एक्सेप्ट कर लीजिए इस केस को। यानी कि जो पुरानी आदत थी वो वाला दाव यहाँ पर खेलने की कोशिश की इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने जजमेंट देते कहा कि आप प्लीज हमारी पुरानी हमको एक्सेप्शन में ट्रीट करिए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक और आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का ही, क्योंकि यही लोग संविधान करते हैं,
संविधान पढ़ा ही नहीं है। लेकिन संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 कहता है अंजू जी कि अगर कोई गलती हो जाए किसी भी कारण सही या गलत, अगर किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है उसके एफिडेविट की वजह से, तो जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आप जाके इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए। ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये चीज कि आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए, तो आप रिट कैसे फाइल कर सकते हैं? ये बोलने की वजह से अंजू जी पता है क्या हुआ कि ये हाईकोर्ट में भी रिट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि रिट के अंदर असीमित पावर होता है हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। अब ये हाईकोर्ट में भी रिट फाइल नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर ही दिया। मतलब सोचिए अंजू जी, इनकी बात को रिजेक्ट करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसका प्रमुख पीके मिश्रा जी कर रहे थे, जस्टिस पीके मिश्रा, तो उन्होंने अपने ऑर्डर में एक बात लिखी। मैं वो देख के मेरे को बड़ा ताज्जुब आया, हंसी आई, और मुझे लगा कि अभिषेक मनु सिंघवी बहुत बड़े वकील है, वो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके पिटिशनर के वकील हैं, पिटिशनर के वकील जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस बार हमारा एक्सेप्शन ले लीजिए क्योंकि हमारा केस अलग टाइप का है। तो बोला ऐसे में, जज साहब ने ऑर्डर में लिखा है, बोला ऐसे में तो हर बार जब किसी भी का इलेक्शन नॉमिनेशन इस तरह से रद्द होगा और वो केस फाइल करेगा, तो कोर्ट को देखना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी में फॉलो करता है, और उसके लिए 2 कैटेगरी बनानी पड़ेगी, एक जिसका हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और दूसरा जिसका नहीं कर सकते हैं। बोला ऐसे किसी चीज की गुंजाइश तो कानून में है ही नहीं, तो कोर्ट कैसे कर देगा? और ये बोलते हुए रिजेक्ट किया। फिर इन्होंने एक और बात कही, अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, फिर भी वहां पे रुका नहीं गया और उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिए और बता दिया कि ये जीत गया है। ये भी एक नई बात थी, क्योंकि हम लोग सीखते हैं ना, बड़े बड़े वकील के सामने जब इस तरह के क्वेश्चन पोज होते हैं तो लगता है कि रिसर्च होगा उस तरीके का, तो क्योंकि और अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने उठाया तो भाई इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्शन कमीशन का जवाब था उसमें बहुत खतरनाक। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का एक सेक्शन कोट किया और उसमें कहा कि जितने नंबर ऑफ सीट्स के लिए चुनाव हो रहा है, अगर उससे कम नंबर के लोग उस चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं आखिरी में, तो किसी का वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान के चलिए एक ही सीट का चुनाव है और मान के 3 सीट का चुनाव है और 3 ही लोग खड़े हैं, तो स्वतः ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा। बोला मैंने तो सिर्फ रूल फॉलो किया है, मेरे पास तो पावर ही नहीं था कि मैं बोलूं कि नहीं करूंगा मैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो आप जाइए इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए। इस केस में दूसरा प्रोविजन हुआ, तो अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे थे अपने क्लाइंट की तरफ से कि अभी तक प्रॉपर तरीके का फॉलो नहीं हुआ, इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, तो ये केस नहीं बनता है। लेकिन जो समन इशू हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने रिटन स्टेटमेंट दे रखा है। ये बात मुकुल रोहतगी साहब ने कोर्ट में बताई कि बेसिकली आप पे एक प्रश्न उठा और आपने उसका जवाब दिया, तो बेसिकली वो एक क्रिमिनल केस एटलीस्ट आपके खिलाफ नहीं तो है, तो आपको मेंशन करने में क्या दिक्कत थी? आप मेंशन कर देते, बता देते। उन्होंने नहीं बताया, तो बेसिकली मोटा मोटी ओवरऑल की बात है, फॉर्म भरने में इन्होंने कोताही की, गड़बड़ी की। दूसरा, इनके भीतर में कोई इनका खुफिया आदमी है जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, जिसने बीजेपी को बता दिया कि भाई ये केस है, जिसका डिटेल इन्होंने नहीं दिया, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया, ऑब्वियसली कोई भी उठाएगा। और तीसरा, ये जो हो गया तो भाई प्रॉपर सही तरीके से केस लड़ने की बजाय शॉर्टकट अपनाने का तरीका है जी। जबकि संविधान में लिखा हुआ है, वही लाल किताब में जो ये लेके घूमते हैं, कि आप डायरेक्टली जा नहीं सकते, बार्ड है किसी को भी। ऐसा नहीं कि अभिषेक मनु सिंघवी जी को नॉलेज की कमी है या उनके पास असिस्टेंस की कमी है, उनको पता नहीं होगा, सब पता है, पढ़ा होगा उन्होंने, बहुत काबिल वकील है वो, बहुत बड़े वकील है वो, पता है। लेकिन वो शॉर्टकट अपनाने की जो तरीके है ना, कि हम हैं, हम खड़े हो जाएंगे तो हो जाएगा, एक्सेप्शन ही हो जाएगा, मेरे लिए आज से नई धारा खुल जाएगी, यहां से नदी नहीं बहती है, नहीं हम बहाएंगे, कोर्ट हमारे हिसाब से चलेगा, यही आर्टिकल क्यों नहीं मान लिया जाए, ऐसा क्यों नहीं कर दिया जाए, उस तरीके की बात। और उसके लिए सोशल मीडिया में नैरेटिव, प्रेशर, इंटरनेशनल मीडिया, फलाना ठिकाना, और साथ में इलेक्शन कमीशन को टारगेट और सब कुछ कर देना। मेरा मानना है अंजू जी कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उससे लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में बढ़ता है। क्योंकि आप समझिए कि किसी भी आर्टिकल से, इन सारे आर्टिकल 32 और 226 और इससे पहले एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 14,
राइट टू इक्वालिटी की बात करता है अंजू जी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि मैं जाऊं, कि अंजू जी जाएं, कि अभिषेक मनु सिंघवी जाएं, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। अलग से किसी के लिए कानून आप क्रिएट नहीं कर सकते किसी भी प्रेशर के सामने। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब जुडिशरी को किसी के सामने झुकना नहीं है, जुडिशरी को अपने हिसाब से कार्य करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए इनको लाइन के बिना आने की आदत है, पुरानी आदतें हैं। वो कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो इनके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए ये कॉकरोच पार्टी के जरिए, बाहर के इकोसिस्टम के जरिए, देश के अंदर जो हाफ फ्रंट है उसके जरिए, राहुल गांधी अनाप शनाप बातें करके एक तरह से जुडिशरी पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो फैसला आया है मीनाक्षी नटराजन के मामले में, इसने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में काम नहीं करती, नियम कायदों के हिसाब से काम करती है। और सबको नियम कायदे के जरिए ही आना है सुप्रीम कोर्ट के सामने। केस अगर वो फाइल करेंगे तो प्रॉपर लिखित रूप में फाइल करेंगे, और जब नंबर आएगा तभी उनकी सुनवाई होगी। आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, शशांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बुलाने के लिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यथो धर्मा तथो जया। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।